डिजिटल एरा है और डिजिटल एरा में सोशल मीडिया पर ग्रो करने की होड़ है। हर कोई अपने तरीके से कंटेंट बना रहा है और हर कोई अपनी टैक्टिक्स लगा के सोशल मीडिया पर ग्रो करने की रेस में भाग रहा है। मगर मुद्दा ये है, महत्वपूर्ण ये है कि आप क्या बना रहे हैं और क्या कर रहे हैं, किस तरीके से आप सोशल मीडिया पर ग्रो कर रहे हैं। क्योंकि फेम वो भी होता है जो 10 दिन बाद ढल जाता है, सूरज की तरह जो सुबह उगता है शाम को ढल जाता है। मगर एक फेम वो भी होता है जो पुस्तकों में लिखा जाता है, सदियों तक पढ़ा जाता है और युगों तक याद रखा जाता है। आज हम बात करें सोशल मीडिया की, तो आप ज्यादा से ज्यादा वक्त अपना सोशल मीडिया पर देते हैं और वहां क्या देखते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। मगर सबसे बड़ी बात आती है सभ्यता की, संस्कृति की और हमारे संस्कारों की। उनका प्रचार करना आज के समय में आवश्यक है, क्योंकि जिस तेजी से हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। आज हमारे साथ शो में जो मौजूद हैं वो एक ऐसी शख्सियत जो सभ्यता, संस्कार और हमारी संस्कृति को बचाने के लिए काम कर रही हैं और इन्हीं चीजों को लेकर युवाओं के बीच में उनकी ख्याति भी दिन ब दिन बढ़ रही है। लोगों को प्रेरित करती हैं, लोगों को ज्ञान देती हैं, जिसकी आवश्यकता आज के युवाओं को बहुत ज्यादा है। तो स्वागत है मीनाक्षी शेरावत का, जो कि एक स्पिरिचुअल ऑरेटर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका पीओवी सीजन 2 में। आपका भी धन्यवाद। सब लोग आपसे जितने भी जुड़े हैं, आज लाखों लोग आपको प्यार करते हैं, लाखों लोग आपको सुनते हैं। वो सब ये जानना चाहते हैं कि कहाँ से हैं आप और कहाँ से आपकी स्कूलिंग हुई। तो हम वहीं से शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो मैं हरियाणा पलवल से हूँ और हरियाणा पलवल में रहते हुए बहुत ज्यादा विकसित सिटी नहीं है, तो जैसा समझ आया पेरेंट्स को वैसी स्कूलिंग के लिए मुझे भेजा गया और मैं कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी हुई हूँ। और फिर हरियाणा बोर्ड से मैंने पास आउट किया और उसके बाद वो ऐसी लड़की थी जो मीनाक्षी, जो नृत्य करना चाहते थे, डांस करना चाहती थी। मैं क्लासिकल डांसर हूँ और बहुत मनाने के बाद ऐसा सोचा मेरे पेरेंट्स ने, ठीक है अगर डांस करना चाहती तो सिखा देते हैं। तो क्लासिकल डांस सीखा बहुत टाइम। 12th के बाद वो क्लासिकल डांस से, जब वो क्लासिकल डांसर जो होता है ना, उसका ध्यान अपने आप एक्टिंग में चला जाता है। तो वैसा मेरा भी था। और वो क्लासिकल डांसर पता नहीं कब कब में एक एक्टर बनने की इच्छा रखने लगी। और तो की भी आपने कहीं बिल्कुल एक्टिंग? बिल्कुल। तो यहाँ से निकलने के बाद, स्कूल से निकलने के बाद, मैंने ऐसा कॉलेज ढूंढने का प्रयास किया जहाँ एक्टिंग होती हो, जहाँ एक्टिंग सोसाइटी हो, थिएटर सोसाइटी हो, और ऐसा कॉलेज मैंने ढूंढ लिया। तो मेरे ही घर से 30 किलोमीटर की दूरी पर मेरा कॉलेज था। डेली अप डाउन करती थी सरकारी रोडवेज में, हरियाणा रोडवेज में डेली पकड़ने का ये कि मुझे जाना है सुबह सुबह और मुझे थिएटर भी करना है, अपनी पढ़ाई भी करनी है। दूसरा, क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ तो पेरेंट्स चाहते कुछ एक ऐसा गेम करे हमारी बिटिया, एक गेम होना चाहिए उसके अंदर, वो स्पोर्ट्स। हाँ, तो कहीं ना कहीं रहता है हरियाणा के बच्चों बिल्कुल के होता है। हाँ। तो मैंने कहा कि चलिए अगर ये भी है तो वो भी कर लेंगे। मैं आर्चर भी हूँ, आर्चरी मैंने करी। तो मैं सुबह घर से निकलती 4 बजे और 4 बजे निकलकर ग्राउंड पर पहुंचती 6:30 बजे तक। 6 बजे तक ग्राउंड पर पहुंचती मैं, उधर प्रैक्टिस करती और उसके बाद आर्चरी की प्रैक्टिस करती। उसके बाद मेरी कॉलेज शुरू होती थी 8 बजे से। 8 बजे से शाम तक 1-2 बजे तक कॉलेज रहती और उसके बाद मैं थिएटर करती। ठीक है। 3 साल मैंने थिएटर किया, कमर्शियल प्लेस भी करे, बहुत सारी जगहों पर मैंने अपने थिएटर प्लेस भी करे। और हमारे, हाँ जी, हाँ, हरियाणा में, और बहुत सारे प्लेस आगे भी गए मेरे, और मेन लीड भी करने का मेरे को मौका मिला। तो ये एक हरियाणा के जो फैमिलीज है उनमें एक ऐसा विचारधारा होती है पेरेंट्स की कि जो ये लड़की है ये थिएटर कर रही है, कहीं ये बॉलीवुड में चले जाए। और उस टाइम पर, जिस टाइम पर मेरी कॉलेज हो रही थी, वो वही दौर था सुशांत सिंह राजपूत की जब मौत हुई, और ऐसा जब हो रहा था, ये सब कुछ सुनने को मिल रहा था। तो पेरेंट्स के मन में आ रहा था, अरे 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 ये ना चली जाए बॉलीवुड की तरफ। तो वही था मेरा कि पेरेंट्स को मनाना बहुत मुश्किल था। मनाने की कोशिश करी लेकिन नहीं माने। उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब इसको तो कुछ ना कुछ करके यहाँ से हटाना पड़ेगा इस लाइन से। तो मेरे जो फादर हैं वो बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस व्यक्ति है, बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस व्यक्ति हैं। मैंने मेरे पिताजी को कभी भी 5 बजे के बाद उठते हुए ही नहीं देखा। बहुत बहुत इतना हेल्थ कॉन्शियस है। मेरे घर में ना कोई फास्ट फूड आता, ना कोई मैदा वैदा, ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे घर में लागू है। आप छुप के बाहर खा लेते?
हाँ अब पता लगता है तो कैसा रिएक्शन होता है? बहुत बहुत डांटते हैं। और इवन ऐसा भी होता है कि घर में आ गए और पापा सीढ़ियों पर चल कर आ रहे हैं, तुरंत फेंक देते हैं उसको, तुरंत फेंक देते हैं, चाहे वो पूरा पूरा भरा हुआ हो। तो वैसे ही कि तो उन्होंने सोचा कि इसको ऐसी यूनिवर्सिटी में मैं डालूं जहां थोड़ा योग वगैरह हो, तो वहां वो मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था मे बी। तो उन्होंने मुझे लालच दिया कि भाई ऐसे तो नहीं मानेगी, देखो यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि स्वामी रामदेव जी की, वहां तुम्हें अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी कुछ कुछ करने की, और देखो वो बहुत ज्यादा फेमस व्यक्ति है, वो देखो रियलिटी शोज वगैरह में जाता रहता है, तुम्हें पक्का कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और मैंने कहा ओके चलो ठीक है, चल देते हैं। तो मेरा एडमिशन हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि में। मैं मानती हूँ मुझे नहीं, शुरू में बहुत बुरा लगा कि वो सब कुछ नहीं था वहां पर, मैं मानती हूँ, लेकिन मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि में एडमिशन हुआ तो मैं बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हूँ। और कहीं ना कहीं वो एक ललक भी थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो है वो कृष्ण कॉन्शियसनेस से, मतलब वो कृष्ण को बहुत मानते हैं, वो गीता पढ़ते हैं, वो बहुत सारी चीजें, बहुत पूजा पाठ में रहते आप हैं। भी पढ़ते थे बचपन से? मेरे को अच्छी नहीं लगती थी बिल्कुल भी, मतलब कि मुझे क्यों फोर्स कर रहे हैं सब कुछ करने के लिए, मुझे नहीं पढ़नी। आप कर रहे हो, आप करो। हाँ हाँ आप कर रहे हो, आप करो, मुझे क्यों बोल रहे हो। तो मैं भी वही लड़की थी, मैं बिल्कुल वही लड़की थी कि मुझे नहीं करना। और मैं भी उस भाग दौड़ में, उस होड़ में भागना चाहती थी जहां सब लड़कियां भाग रही हैं, जहां सब लड़कियां वेस्टर्न कपड़े पहन रही, मेरे को भी वो एक होड़ कहीं ना कहीं थी। फिर उस यूनिवर्सिटी में आने के बाद जब एक संस्कार जो होते हैं ना, ये होते हैं, जैसे अभिमन्यु ने अपने माता के गर्भ में चक्रव्यूह बनाना सीखा, वो सच में होता है, ये संस्कार होते हैं। मेरे पेरेंट्स कृष्ण डिवोटी, वो संस्कार होते हैं आपके दिमाग में। तो जैसे मैंने पढ़ना शुरू करा, ये योग शास्त्र पढ़ना शुरू करा, अपने अध्ययन करा अपने शास्त्रों का, गीता उपनिषद वेद इन सब का अध्ययन करना जब शुरू करा, तो मुझे अच्छा लगने लगा, और मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया। यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि में जाके शुरू किया? जी जी बिल्कुल, वही इंटरेस्ट जी। धर्म के बारे में जानना शुरू करा, वो सब कुछ जब मैंने जानना शुरू करा तो मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया, और मैं अब और जानना चाहती हूँ उसको, और करना चाहती हूँ उसको। और मैं टिकटॉकर ही हूँ, मैं सच बताऊं तो आपको। अच्छा पहले मतलब टिकटॉक पे करना बनाया आपने कंटेंट? क्योंकि वो कोविड आ गया था ना, हाँ। तो कोविड आ गया तो मैं थिएटर करती थी, और थिएटर प्ले नहीं हो रहा, मैं कैसे जीऊं अब। तो मैंने कहा चलिए ये एक साधन है टिकटॉक वाला, तो वहां मैंने करना शुरू करा। टिकटॉक पर मैंने 756 कुछ के थे, 7 लाख फॉलोअर्स, 7 लाख, वो सब उड़ गया फिर। और अच्छा हुआ उड़ गया, दुख हुआ? नहीं बिल्कुल, तब हुआ। और अब मेरे को इतना अच्छा हुआ, जो मैं कहती ईश्वर जो कुछ भी कर रहा है ना, बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि वो उड़ गया तो मेरी एक अलग पहचान बनने में सहायता मिली मुझे। यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि में आई तो मैंने ये अपना ये वाला वो इंस्टाग्राम शुरू करा, और मैं चाहती थी जो मैं अब यहाँ गेन कर रही हूँ वो लोगों तक जाना चाहिए। उसी दौरान मेरे बहुत अच्छे मित्र मेरे कांटेक्ट में आए, गौतम खट्टर जी, और मैं उनको देखकर बहुत प्रेरित होती थी, बहुत सीखने को मिलता था, और बहुत सिखाया भी उन्होंने मुझे जीवन में, सच में। और मैं तो धन्यवाद करती हूँ गौतम खट्टर जी का इसके लिए। कम लोग मिलते हैं बिल्कुल, ऐसा मित्र मिल जाए आपको जीवन में जो आपके जीवन को एकदम बदल कर रख दे, और सही मायनों में बदल कर रख दे। बदलने वाले बहुत मिलते हैं, पर सही मायनों में बदलने वाले बहुत कम मिलते हैं। तो बहुत हेल्प करी उन्होंने मेरी इस सब चीज में, और मैंने ये सब कुछ बोलना सीखा। मुझे लगता था मेरी आवाज बहुत खराब है, मैं अच्छा नहीं बोलती हूँ, तो मैंने वो करना गाना भी शुरू। गाती हैं? थोड़ा बहुत गा लेते हैं। तो आवाज बहुत अच्छी है शायद, इसीलिए वो गाना आ पाता है, वरना हर किसी की बस में तो नहीं होता। चलिए, तो उसके बाद वो सब कुछ अच्छा, वैसे हम अभी थोड़ा किया। काफी आगे चले गए, वापस आ जाते हैं थोड़ा सा। तो आपकी पूरी स्कूलिंग हरियाणा से हुई? जी बिल्कुल। अच्छा, स्कूलिंग पे थे ना अपने। हम तो कॉलेज तक जाके कॉलेज निकल पहुंच गए। गए। तो आप एक ही स्कूल में पढ़े? हाँ, एक ही स्कूल में मैं पढ़ी हूँ। कैसे थे पढ़ाई में? मैं इंटेलिजेंट थी। अच्छे थे? हाँ, नंबर अच्छे आते थे? बढ़िया आते थे। फिर स्कूल में मुझे थोड़ा सा, मैं बीमार हो गई थी, ट्यूबर क्लोसिस हो गया था मुझे। अच्छा। वहां से थोड़ा गिरावट आ गई थी मेरी पढ़ाई कौन सी में। क्लास में थे? 9th 10th में ट्यूबर क्लोसिस हुआ था मुझे, और मेरे बोर्ड्स चलने 9th हाफ 10th और 11th हाफ, बहुत मैं सीवियर ट्यूबर क्लोसिस था मुझे, बहुत सीवियर। और उस दौरान एक किसी की डेथ भी हो गई थी हमारी कॉलोनी में। मेरी मम्मी बहुत रोई थी मुझे देखकर कि भाई बहुत डर लग रहा था। टीवी से ही? हाँ, ट्यूबर क्लोसिस से। ओके। उस टाइम पर आपने एक एड सुनी होगी अमिताभ बच्चन की कि 1 हफ्ते से ज्यादा खांसी मतलब टीबी की बीमारी, वही वो उस टाइम पर चल रहा था। वो शायद पहले तो लगातार खांसी को यही समझ लेते थे। तो यही था। तो वो उस दौरान मैं थोड़ी सी डगमगा गई थी पढ़ाई से। हरियाणा बोर्ड से फिर मैंने 11th 12th करी, और वो नॉर्मल। 10th के बाद क्या लिया? मेडिकल। 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 चलो, उसमें
पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट था या खुद का नहीं इंडिपेंडेंट? नहीं, ये अच्छा था मेरे पेरेंट्स के लिए। वो उन्होंने कभी मेरी हमारी पढ़ाई में इंटरफेयर नहीं करा। तुम्हें जैसा पढ़ना है, जितना तुम्हारा दिमाग है। थोड़ा भाई को डांटते थे कि दीदियां इतना अच्छा कर रही, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, 3 बहनें हैं जैसे हम, तो हम सारी अच्छे इंटेलिजेंट थे पढ़ाई में। स्कूल में शरारत वरारत करते थे कुछ? बहुत शरारती थी मैं, बहुत शरारती थी। पढ़ते हुए भी शरारती? हाँ हाँ, कोई ऐसा शरारती। इंसिडेंट जो कभी नहीं भूला जा सकता स्कूल का? स्कूल का तो लगा हो बहुत वो होती, तो ये बहुत वाला तो मेमोरेबल। बहुत होता था कि क्या होता है कि बायोलॉजी का मेरा पीरियड चल रहा था। मेरी मम्मी सर्दियों में बहुत टेस्टी भोजन बना कर देती हैं, और मेरी सारी फ्रेंड्स को बहुत अच्छा लगता था वो। और हम क्या करते थे कि वो गरम गरम खाना खाने के चक्कर में, सर्दियों में बड़ा अच्छा लगता है, मम्मी पतली पतली रोटियां बनाती थी और वो मिक्स वेजिटेबल बनाती थी सर्दियों में, तो वो डेली ऐसा ही बनता था, तो हम पहले खाना शुरू कर देते थे। और वो लगातार 1-2 दिन मेरी मैम ने मेरे को ऐसा इग्नोर किया कि कोई बात नहीं खा रही है, तो फिर एक दिन बड़ा बहुत डांटा और क्लास से बाहर निकाल दिया। बड़ी इंसल्ट हुई इस दिन, तो फिर क्यों उसके डांटा? बाद कभी नहीं खाया। क्यों डांटा? कि बहुत पीरियड के बीच में ये खा रहे थे अच्छा, ना, बीच में खाने लेक्चर लग लगा गए? हुआ था, बीच में खाते थे, डेली खाते थे। डेली? हाँ। एक दिन पकड़े गए? एक दिन पकड़े तो डेली जाते थे, पर इग्नोर कर देती थी मैम। उस दिन गुस्सा आ गया और फिर क्लास से बाहर निकाल दिया। बड़ी इंसल्ट हुई, मैंने कहा अच्छा ये भी चलो। दोस्त आज भी खाना याद करते हैं घर का? बहुत करते हैं। मेरी माता जी बहुत घर का भोजन बहुत टेस्टी बनाती है, अभी आइएगा। और लड्डू वगैरह ये सब कुछ बहुत टेस्टी है, अभी भी मेरे दोस्तों को बहुत पसंद है लड्डू वगैरह। कोई टीचर से कोई कनेक्शन ऐसा था जिन्होंने कुछ गाइड किया लाइफ में लेके? बिल्कुल, सारे टीचर्स ही मेरे सबसे बड़े गुरु, तो सही बताऊं तो मेरे पिताजी ही रहे हैं। मैंने उनसे बड़ा मेरे लाइफ में कोई गुरु नहीं देखा। हमेशा कुछ अच्छा ही करने का प्रेरित करते हैं। मैंने इतनी प्रेरणा कौन ही ले सकता है बच्चा, कि मेरे घर में 6 बजे ऐसे लगता है सुबह सुबह जैसे दोपहर हो रही हो, कि मेरे पिताजी सोने नहीं देते। आज भी मेरे पिताजी हमसे ज्यादा भागने में बहुत अच्छे हैं। तो आप इस चीज से कभी इरिटेट नहीं हुए? क्योंकि अगर आपने दंगल देखी है तो उसमें हाँ, इरिटेट होती थी आमिर खान पहले। का वो एक सीन है ऐसा ही, जब उनको जल्दी उठाता है अपनी बेटियों को, तो वो गाना भी है कि आपको हानिकारक सेहत के है, लिए सेहत के हानिकारक लिए है। हानिकारक नहीं, है। इरिटेट होते थे पहले कि कभी अरे कभी। यार पापा बस सोने दो, बहुत नींद आ रही है। हाँ। और मेरे पापा को उठाने का तरीका पैर के अंगूठे को खींचते हैं, नीरू उठो बेटा, हाँ। उठो उठो, तो ऐसे करके। मतलब पर अच्छा है, मैं बहुत प्रेरित हूँ इस चीज से। अभी भी मुझे लगता है कि यंग है, अभी भी 2 मेरी बहनों की शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, अभी भी मेरे पिताजी बहुत यंग है और लगते नहीं है, बिल्कुल बहुत हेल्दी हैं। स्कूल में स्पोर्ट्स खेलते थे? हाँ, स्कूल में भी स्पोर्ट्स आर्चरी खेलती का थी। इंटरेस्ट वहीं था? आर्चरी का इंटरेस्ट वहीं से बना, स्कूल से? हाँ, बिल्कुल। और कोई आउटडोर? पर मैं ना, मुझे लगता था वो एक फील आती थी उसमें, अर्जुन वाली। हाँ। अरे ये वाली फील आती थी उसमें कि अरे ये कितना अच्छा, मतलब ये भी खेल है, इतना अच्छा है ये तो मुझे उसमें एक फील आती थी, तो मैंने कहा ये शुरू करूंगी कॉलेज में जाके। आपको लगता है आपके स्कूल टाइम से और आपके स्कूल टाइम में थोड़ा अंतर आ गया? बहुत अंतर है। आजकल के बच्चे ऐसे लगते हैं कि हमसे भी ऊपर जा रहे हैं। नहीं मतलब मैं सच बता रही हूँ, ये बिल्कुल। मैं एक लड़की से बात कर रही थी, वो मेरा इंटरव्यू ले रही थी। बहुत छोटी 14 वर्ष की आयु में भाविका करके है, मैं आप देखा जी, उनका वीडियो। वो भाविका जी से मैं बात करी, तो वो यही मुझे बता रही थी कि दीदी इतना ज्यादा हो गया कि बच्चे मतलब मेरी मामी है, वो कहती है अपनी बेटी को कि ये स्कर्ट पहन रखी, वो थोड़ी और छोटी पहन, ताकि थोड़ा सा और मॉडर्न दिखे टाइप्स। और मैं बस में जा रही थी, छोटी सी लड़की बैठी हुई थी, उसके पास फोन था, कितनी होगी वो, मेरे हिसाब से 14-15 साल की होगी, और वो फोन पर बात कर रही है कि नहीं बेबी ऐसे नहीं कर सकते तुम मेरे साथ। तो मैं सोच रही हूँ सच में हम इतने बेवकूफ थे उस समय पे। नहीं तो हम बहुत बेवकूफ थे उस समय पर, मतलब अच्छे थे, मतलब मुझे लगता है कि बहुत टेंशन्स नहीं थी। अब बच्चे ज्यादा जल्दी ये एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन। भी हो गया, पहले शायद नहीं था बिल्कुल, हम मेरे मुझे टाइम नहीं पे तो पता, अभी बिल्कुल तो नहीं ये था। वाली बात तो नहीं पता अभी मुझे, मैंने देखा कि पर छुप छुप कर तो लेकर जाते हैं। हाँ, वो शायद उस टाइम पे। मैं अभी मथुरा में एक स्कूल है शिवजी बाबा करके, वो विद्या भारती वालों का ही है, तो उसकी प्रिंसिपल है, उनके साथ बैठा था, तो मैं बात कर रहा था, तो मैं पेरेंटिंग पे कुछ डिस्कस कर रहा था। वो मुझे एक इंसिडेंट बताती हैं कि उनका स्कूल सिर्फ गर्ल्स स्कूल है, तो 12th तक है। तो कह रही कि एक माँ है, वो अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने आती हैं, सुबह गेट तक वो उनको छोड़ती हैं और वापस जाती हैं। वो वापस गई, लड़की को ये पता था कि एक सीसीटीवी है गेट पे, वो इधर की फुटेज लेता है, इधर की नहीं लेता, तो वो लड़की वहीं गेट से उस साइड मूव करती है एंड किसी के साथ चले जाती है। बाई चांस दिन में माता का दोबारा आना होता है स्कूल, तो पता लगता है कि वो बेटी तो स्कूल में है ही नहीं। फिर उन्होंने, प्रिंसिपल मैम ने उनको बोला कि आप घर जाइए, 2 बजे छुट्टी होती है, आपकी बेटी 2 बजे घर पहुंच जाएगी और उसको लेके आप मेरे पास आइएगा। वो 2 बजे आ गई, क्योंकि उनको पता छुट्टी हो गई। वो लेके स्कूल आई, तो उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि आज के बच्चे इतने शार्प हो गए कि उनको ये पता है कि सीसीटीवी कहाँ कवर कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा है, और मुझे स्कूल के गेट से कैसे निकलना है।
तो यही तो कारण है कि आजकल के छोटे छोटे बच्चे ये स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। जब फ्री रहा करते थे कि कुछ नहीं पता है दुनिया का, बस अपना पता है, स्ट्रेस किस चीज का था कि कल फिर स्कूल जाना पड़ेगा, पेट में दर्द का बहाना कैसे बनाया जाए, हाँ, उसका स्ट्रेस था। ये स्ट्रेस हुआ करता। अब स्ट्रेस इतने भारी भारी होने लगे, कितनी छोटी छोटी कम उम्र में सुसाइड करने लग गए हैं बच्चे। क्या यही तो एक कारण है, जल्दी जवानी आ रही है, जल्दी जवान होने लग गए हैं, जल्दी वो सब कुछ आने लग गया उनके भीतर, जो मुझे लगता है अब 19-20 की उम्र में बच्चों में आया करता था। वो तो ये एक कारण है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन का। तो मूल कारण क्या लगता है ऐसा इसका? देखिए, पेरेंटिंग का ही मैं बोलूंगी, मैं बहुत बार ये बात बोलती हूँ कि जो माता पहले हुआ करती थी वो निर्माता हुआ करती थी। तो जो माता हुआ करती थी वो बच्चे को ऐसे शिक्षा दिया करती थी कि स्कूल में जाकर बेटा मैम को नमस्ते करनी है। अब वो पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि क्या सिखाया आपने मेरे बच्चे को, ये नमस्ते भी नहीं करता घर आकर, तो फिर आपने क्या सिखाया? मैं ये कहती हूँ कि आपका बच्चा स्कूल जा रहा है तो इतने जो मौलिक वो जो हैं आपके हाँ मूल संस्कार जो हैं, कम से कम वो देकर तो भेजिए। आप इतना तो वो रखिए अपने अंदर। मैं मानती हूँ कि आज का दौर ऐसा हो गया है कि अगर माँ जाकर बाहर नौकरी ना करे तो शायद घर चलना मुश्किल हो जाए, जो मिडिल क्लास फैमिली है। ठीक है, मैं मानती हूँ इस चीज को, आपका जाना भी जरूरी है बाहर, तो बच्चे पे कम ध्यान दे पाते। कम से कम जितना समय है वो तो अपने बच्चे को दीजिए, कम से कम इतना तो सिखाइए कि वो आजकल जो पेरेंट्स हैं वो जाकर स्कूल में मैम से लगते कि इसके नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं, कि हम क्या करवाएंगे, तुम क्या करवा रहे, जो अगर ये भी हम करवाएंगे तो। लेकिन संस्कार तो आप ही देंगे ना, संस्कार तो छोटी छोटी चीजें तो बताइए। मैं ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, मैं मानती हूँ कि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप भगवत गीता को लेकर बैठाएं उसको और उसको श्लोक पढ़वाएं, आपको शायद खुद भी नहीं आते होंगे, कोई बात नहीं है, ये हो चल रहा है, मत करवाइए। कम से कम उसको ये तो बताइए कि ये ईश्वर है, इनके सामने हाथ जोड़िए, भोजन आपके सामने, इसके आप सामने हाथ जोड़िए, हाथ जोड़कर खाना खाइए, बड़ों को प्रणाम कीजिए, सुबह उठकर प्रणाम कीजिए, या छोटी छोटी चीजें तो बताइए एटलीस्ट, तो वहां से संस्कार बनते हैं। तो ये जो जितनी भी गलती है कि आजकल जो बच्चा है वो गलत दिशा में जा रहा है, वो पूरी की पूरी गलती मुझे लगता है कि माता पिता की है। मैं ऐसा नहीं बोलना चाहूंगी कि बहुत सारे माता पिता को यहाँ बुरा लग जाएगा, लेकिन आप एक बार ध्यान दीजिए अपने बच्चे पे, क्या वो संस्कार हैं जो आपके माता पिता ने आपको दिए थे? क्या वो संस्कार आपके बच्चे में हैं? आपके माता पिता ने आपको बताया होगा कि बेटा ऐसे हाथ जोड़िए, आप आज भी अच्छे से नमस्ते करते होंगे, अब आज भी अपने बड़ों का आदर सम्मान करते होंगे, क्या आपके बच्चे कर पा रहे हैं? आप भूल गए अब उस भागदौड़ की जिंदगी में, इतने व्यस्ततम जीवन में, इतने व्यस्ततम जीवन में आप ये भूल गए कि आपको अपने बच्चों को संस्कार भी देने थे। आज दूसरी कम्युनिटी का बच्चा जानता है कि आयतें कितनी हैं, कैसे पढ़नी है और क्या है उनमें, ठीक है, वो सब जानता है ना। वो अपनी नॉर्मल शिक्षा के साथ साथ अपनी दूसरी शिक्षा भी ले रहा है, अपनी धर्म की शिक्षा भी ले रहा है। हमारे बच्चों को तो इतना भी नहीं पता है कि हमारे शास्त्र कितने हैं। चलिए शास्त्र छोड़िए, आप भगवत गीता क्या है, भगवत गीता में कितने श्लोक है, कितने अध्याय हैं, एक श्लोक भी आता होगा, हमारे बच्चे को नहीं आता। तो गलती तो देखिए शुरू से ही होती है। और मुझे लगता है ये सब फ्रीडम के नाम पे हो रहा है। जब डिस्कस करते हैं कि पेरेंट्स वो संस्कार, वो मूल, वो कंट्रोल, वो बातें क्यों बच्चे को नहीं सिखा पा रहे, उन्हें लगता है कि बच्चे को भान नहीं सकते, कंट्रोल रखेंगे तो वो कहीं गलत ना हो जाए, हम तो आजादी दिए है, वो अपने मन से करे जो करना है। तो ये ऐसे छोड़ देना है कि मुझे लगता है वही मिस्टेक हो जाती है, वही गैप जनरेट हो जाता है, बिल्कुल, जिससे कि वो मिसगाइडेंस फैलती है। और इसको हम कैसे फिलअप करते हैं? जनरेशन गैप। ये जनरेशन गैप है। देखिए माता आज गर्भवती है तो वो क्या कर रही है? रील्स स्क्रॉल कर रही है। ये गर्भाधान भी एक संस्कार है। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक 16 संस्कार होते हैं। तो 16 संस्कार जो भी है वो ऐसे ही नहीं बताए गए हैं, उनका कुछ ना कुछ कारण है, उनका वो साइंटिफिक है पूरे। गर्भाधान के बाद जो माता होती है, गर्भ धारण कर लिया है, वो जो भी ग्रहण कर रही है बाहर से, वो बच्चा भी ग्रहण कर रहा है। आप देखिए कि एक बच्चा है जिसके घर में डेली लड़ाई हो रही है, माँ गर्भवती है, एक लड़की है जिसके घर में डेली लड़ाई हो रही है, वो गर्भवती है। ठीक है, जब भी बच्चा जन्म लेगा उसके बाद उस बच्चे का जो आप देखना, उसके जो मूड स्विंग्स कितने जल्दी जल्दी होते हैं, वो कितनी जल्दी इरिटेट होता है, उसमें एंगर इशू है, वो चिल्लाएगा, चीखेगा। मैंने ये देखा है मैंने प्रत्यक्ष देखा है ये ऐसा एक बच्चे में होते हुए। तो ये होता है, जो भी आप ग्रहण कर रहे हो गर्भाधान के बाद,
वो सब आपके बच्चे में जाएगा 9 महीने तक, बिल्कुल जाएगा। तो आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, जो भी प्रतिक्रियाएं आपके आसपास हो रही हैं, वो सब बच्चे में जरूर जाएंगे और जरूर से जरूर तक जाएंगी। इसलिए आप ये ध्यान रखिए कि आप जब गर्भवस्थी अवस्था में हैं तो आप क्या ग्रहण कर रहे हैं, खाने से लेकर, पढ़ने से लेकर, अध्ययन जो कर रहे हैं, वो सब कुछ आप ध्यान रखिए। क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो। पहले जो गर्भवती महिलाएं हुआ करती थी, वो मतलब आप तो बोलते हो वो रूढ़िवादिताएं, ऐसा बोल देते हैं। जो पहले गर्भवती महिलाएं थी, वो कुछ कुछ चीजें पढ़ा करती थी, भगवत गीता पढ़ रही हैं या शिव महापुराण, कुछ भी पढ़ रही हैं, लेकिन अध्ययन कर रही हैं। तो इसलिए बोला जाता है सत्संग जाओ, अच्छी जगह सुनो, बिल्कुल, बातें बैठो। हाँ बिल्कुल, मंदिर जाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अब तो हम क्यों करें, अब ठीक है, ओके, इट्स ओके। रील्स बना रही हैं माताएं, गर्भवती अवस्था में रील्स बना रही हैं, और रील्स में भी अंट शंट रीलें बना रही हैं। क्या आप सोसाइटी को दे रहे हो? कुछ भी नहीं दे रहे आप सोसाइटी को। फिर आप वही बच्चा जन्म ले रहा है, आगे बढ़ रहा है, फ्रीडम उसको भी आप दे रहे हो, फ्रीडम के नाम पे वो कुछ भी कर रहा है, और आप के बाद बच्चा हाथ से निकल गया। ये कैसे निकल गया हाथ से? मैंने तो ऐसा कुछ करा ही नहीं। आपने ही तो सब कुछ किया था। तो ये कारण है कि आजकल जो बेटियां लव जिहाद के चक्कर में फंस रही हैं, आजकल जो बेटियों के साथ जो कुछ भी हो रहा है, जो भी अब्दुल कर रहा है हमारी बेटियों के साथ, तो हम खुद करने दे रहे हैं। कारण हम माता पिता ही हैं और कोई नहीं है। कब आपने उनको गार्गी का पढ़ाया? कब आपने अपला के बारे में पढ़ाया? कब आपने रानी लक्ष्मीबाई, रानी चेन्नम्मा, इनके बारे में पढ़ाया? कब पढ़ाया आपने दुर्गावती के बारे में? हमें तो पता भी नहीं इनके बारे में। फोन से पढ़, ये तो जो टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, दो इसका प्रभाव भी हो रहा है, दुष्प्रभाव भी, और अच्छा प्रभाव भी हो रहा है, दुष्प्रभाव भी हो रहा है। तो हम आज मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, आज बच्चे का जो माँ बाप की स्क्रीन का टाइम है ना, हाँ, वो शायद 1 घंटा है, हाँ, और जो फोन की स्क्रीन का टाइम है ना, वो 15 घंटे 10 घंटे है। हाँ, तो अब माँ बाप से ज्यादा इंटरेक्शन तो उसका फोन से हो रहा है ना। हाँ, तो वहां वो क्या कंज्यूम कर रहा है, बिल्कुल ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। ये भी हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी बच्चे की आजादी में इंटरप्शन दे रहे हैं, लेकिन चेक तो करो उसको, वो देख क्या रहा है फोन में। एक बार देखो तो सही क्या देख रहा है वो फोन में। मैं ये नहीं कह रही हूँ, आप एक 20 वर्ष के बाद बच्चे को छोड़ सकते हो थोड़ा, कि वो खुद समझदार है कि अब उसको क्या ग्रहण करना है, क्या नहीं करना है ग्रहण। लेकिन 20 वर्ष से पहले आप ये मत समझो कि हम उसकी फ्रीडम में इंटरप्शन दे रहे हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप चेक तो करिए, आप हिस्ट्री में जाइए तो वो क्या देख रहा है, क्या ग्रहण कर रहा है। अब जाइए तो आप स्ट्रिक्ट होना ही नहीं चाहते हो, क्योंकि बच्चा डरा दे रहा है कि आत्महत्या कर लूंगा, देख लीजिए, और माँ बाप डर भी रहे हैं। तो आप सोचिए, जो कह रहा है वो कभी कर नहीं सकता है। जो भौंकने वाला कुत्ता वो तो कभी नहीं काट सकता है, वो केवल और केवल बोल रहा है, और हम डर जाते हैं। कितना पिटते थे पहले बच्चे। मेरे माता पिताजी से मैं पूछती हूँ कि उनके माता पिताजी कितने स्ट्रिक्ट थे उनके साथ, उनके माता पिता कितने स्ट्रिक्ट थे उनके साथ, कितना मारा करते थे, कितना पीटा करते थे, कि टीचर को जाकर डंडा दे आए। मेरे पिताजी के जो पिता है, वो जाकर, मेरे दादाजी, डंडा दे आए कि उसको पीटो, ये सुधर नहीं रहा है। अब तो अगर टीचर ने बच्चे को थप्पड़ भी मार दिया ना, तो मेरे बच्चे को हाथ कैसे लगाया? तो पेरेंट्स से ही तो ये सब कुछ आ रहा है कि क्यों चाहते हो आपके बच्चे को कोई हाथ ना लगे, तो सुधरेगा कैसे? आप खुद भी नहीं चाहते उसको संस्कार देना, खुद भी हाथ लगाना नहीं चाहते हो, खुद भी परेशान नहीं करना चाहते हो, और फिर आप जहां भेज रहे हो, जिसके हाथों में उसको सौंप रहे हो, उसको भी नहीं करने दे रहे हो कुछ भी। फिर करेगा क्या बच्चा? कैसे बनेगा बच्चा? कहां से प्रेशर आएगा उसके ऊपर? प्रेशर आता है तो ही बच्चा अच्छा करता है, ये है सच में। बहुत हमें प्रेशर मिला तभी हम पढ़ाई करते थे, तब एग्जाम्स के लिए वो डंडे का प्रेशर था, है ना? तो आप स्कूल में जब थे तो एक सवाल जनरली टीचर्स पूछते हैं, क्या बनना है? तो कभी आता था तो क्या जवाब रहता था? मैं डॉक्टर बनूंगी। डॉक्टर बनूंगी, एकदम क्लियर। और एक्टर वाला वो जो था, वो आने लग गया, आने लग गया। हाँ, 8 के बाद, 8-9 के बाद आने लग गया। हाँ, एक्टर बनूंगी। स्कूल में किया कभी नुक्कड़ वगैरह, थिएटर वगैरह? स्कूल में नाटक नहीं करा, स्कूल में तो केवल और केवल मैंने डांस ही किया था। बहुत डांस किया। मतलब मेरे स्कूल की एक दीवार थी जिसके ऊपर फोटोज लगाई जाया करती थी, जो भी कल्चरल इवेंट हुआ करता था, तो उधर मेरी सबसे ज्यादा फोटो थी। और मैं इतना खुश होती थी कि सबको बताती थी, मम्मी देखो ये, जैसे पीटीएम वगैरह में आती थी, तो मम्मी ये देखो कितनी फोटो, गिनकर बताओ कितनी फोटो सबसे ज्यादा मेरी। तो वो उस दीवार पर सबसे ज्यादा फोटो मेरी थी। तो मैंने बहुत डांस किया। ये एक्टिंग का तो मैंने कॉलेज से किया, और उसके बाद मैंने एकल नाटक भी करे, नुक्कड़ नाटक भी करे, हिंदी प्ले, संस्कृत प्ले, और ये हरियाणवी प्ले, ये सब कुछ किया। नुक्कड़ थिएटर से क्या सीखा? कोर क्या था?
कहते हैं शायद बहुत शालीन बना देता है थिएटर। कि इमोशंस को ना, देखो मैं बताऊं, इमोशंस के साथ खेला कैसे जा सकता है। ये जो वर्ल्ड है ना, आपको एक बात बताऊं, आज एक बात बताती हूँ कि जो झूठ आप बोल रहे हो, अगर वो 6 महीने से पहले सामने ना आए किसी के, तो वो झूठ नहीं माना जाता। और अगर कोई झूठ किसी की भलाई के लिए कहे तो वो झूठ नहीं माना जाता। जैसे हमारे आचार्य जी हमें पढ़ाते, अहिंसा का क्या मतलब है? अहिंसा का क्या मतलब? किसी को हानि ना पहुंचाना। वो अहिंसा किसी को हानि ना पहुंचाना। लेकिन अगर कारण है तो लाखों लाख आदमियों की लाखों लाख व्यक्तियों का वध कर देना भी अहिंसा के अंतर ही आएगा। अर्जुन ने इतने सारे लोगों की हत्या करी, अपने परिजनों की हत्या करी, लेकिन फिर भी वो उसके अंदर अहिंसा थी। उसने हिंसा नहीं करी क्योंकि कारण था। अगर वो नहीं मारता तो अधर्म जन्म ले लेता, है ना। तो वैसे ही आपने जो प्रश्न किया मुझसे, ये बिल्कुल ठीक है। जो थिएटर है ना, वो आपको बता रहा है कि आपको कैसे प्ले करना है। मेरे को आज कुछ करना है। चलिए मैं मानती हूँ मेरे पिताजी बड़ा मना करते हैं मुझे कि थिएटर नहीं करना है, कि नहीं करना है। मैं घर में ही थिएटर कर देती थी थिएटर करने के लिए, ठीक है। मैं रो लेती थी, बहुत बढ़िया। और मेरे पिताजी को लगता था कि मैं तो भाई सच में ये बेचारी बहुत परेशान है, कोई बात नहीं तुम कर लो। तो मैं थिएटर करने के लिए घर में थिएटर कर देती थी। तो आपको इमोशंस को कहाँ यूज करना है, सही जगह करिए। हर चीज का एक यूज जो अच्छी जगह होता है, उसका यूज अच्छा हो रहा है तो वो ठीक है चीज। तो थिएटर का यूज करिए ना, लाइफ में भी कीजिए। कभी मन में ख्याल आया बॉलीवुड में जाने का उस वक्त जब? अरे बहुत बड़ा आया था मेरा, बहुत बहुत। मैं तो चाहती थी कि मैं ये क्या है, ये श्रद्धा कपूर, ये मैं जाऊंगी, मैं करूंगी। अच्छा एक्टिंग के लिए मैं बोल रही हूँ। जब ये मैं स्क्रीन पे देख रही हूँ, क्या एक्टिंग कर रही है ये, अच्छा इससे अच्छी तो मैं एक्टिंग कर लूं। और मेरा एक होता था, मैं जब मूवी देख रही हूँ तो जो भी एक्टर एक्ट्रेसेस जो भी बोल रही हैं, वो मैं कॉपी करने की कोशिश करती थी। जैसे मैंने देख लिया अब ये डायलॉग बोला है उन्होंने, तो दूसरे रूम में जाकर उसको उसी तरीके से बोलने की कोशिश करती थी। ये करती थी मैं। जैसे डर भी रहता होगा कि अगर बोला घर पे तो मम्मी पापा तो नहीं मानेंगे, क्योंकि वो तो नहीं चाहते बॉलीवुड जाएं। एक दिन मैंने अपने पिताजी को पूछा, मैं अपने पिताजी से कम कनेक्ट होती हूँ, कम वो बात करती हूँ। मैंने उनको पूछा कि पापा अगर मैं टीवी में होंगी तो आपको बुरा लगेगा? अगर मैं टीवी में दिखूंगी, छोटी थी मैं, 7th 6th क्लास में डांस के लिए करती थी जब तो मैं। अच्छा। तो मैं अगर टीवी में दिखूंगी तो आपको बुरा लगेगा? तो कहते नहीं तो आप क्यों नहीं चाहते? तो मैंने उनको ऐसे करके पूछा, तो मैंने कहा मैं कहाँ मना करता हूँ बेटा, मैं ऐसे नहीं मना करता हूँ तुम्हें कि तुम करो जो तुम्हारा मन करता है बेटा। अब लेकिन जो चीज कर रहे हो, मेरे पिताजी बोलते जो इसको ना पैशन बनाओ, पैशन मत बनाओ। ठीक है थोड़े दिन करो इसका फैशन, खत्म करो, पैशन मत बनाओ इसको अपना। पहले शायद एक्सेप्टेंस भी नहीं थी इस चीज की कि आप एक्टिंग कर रहे हैं। दूसरा मैं ऐसी फैमिली से आती हूँ, ऐसे बैकग्राउंड से आती हूँ जहाँ मेरे चाचा ताऊ मामा ये सब इंटरप्ट करते हैं, कहाँ जा रही है लड़की, अच्छा अच्छा ऐसे करके। तो वो ऐसी फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ कि जहाँ हर चीज पर एक नजर डाली जाती है कि कहाँ, अच्छा तो मैंने अपनी लड़की को यहाँ भेज दिया, क्यों, किस लिए? मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ रिश्तेदारों से आज, कि आप मुझे एक बात बताइए कि आप आज टांग खींच रहे हो तो क्या आपको उस टाइम पर नहीं अच्छा लगेगा? जब मैं आगे जाऊंगी और खिलती हुई नजर आऊंगी तो क्या आप अपने दूसरे रिश्तेदारों से ये नहीं कहोगे कि ये देख मेरी भांजी, ये देख मेरी भतीजी? क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा? तो जाने दो ना भाई, किस चीज से चिढ़ है, किस चीज से जलन होती है? मत करो ये सब कुछ, मत टांग खींचो। आप अपने बच्चे को बहुत आगे बढ़ाना चाहते हो, लेकिन दूसरे को बच्चे को आपको देखकर लगता है अरे अच्छा कैसे टांग अड़ाई जाए। देखिए मैं तो बता रही हूँ लड़की हाथ से निकल जाएगी। अरे निकलने दो लड़की को हाथ से यार, क्या करेगी लड़की, कहाँ जाएगी लड़की, निकलने तो दो। कहीं पहुंचेगी ना शायद। हाँ वो निकलना जरूरी है, बहुत जरूरी है उसका निकलना, और वो नहीं निकली ना तो वो कुछ नहीं कर पाएगी। तो मैं तो रिश्तेदारों से कहना चाहती हूँ कि आप पंख दीजिए, काटिए मत। आप इतना वो करिए कि दूसरे के पेरेंट्स से जाकर ये बोले कि अच्छा एक्टिंग करना चाहती, करवाइए ना, प्लीज करवाइए एक्टिंग, उसको बहुत पसंद है। बहुत हो गया क्रिटिसिज्म, हाँ, आप सपोर्ट करिए। हाँ कि सपोर्ट कीजिए कि इसको एक्टिंग पसंद है, आप करवाइए। डांस पसंद है, क्यों नहीं करवाते आप इसको, हम साथ देंगे, हम सबको बनाएंगे, हम सबको कहेंगे कि हाँ बहुत अच्छा करती है, आप इसको बढ़ाइए, तो इसको आगे तो करिए, हम सपोर्ट करेंगे। तो क्यों नहीं करते हो? तो एक मैं बोल रही हूँ कि आपको भी अच्छा लगेगा, पक्का अच्छा लगेगा। जिस बच्चे के अंदर हुनर है और आप उसके हुनर को धक्का दे रहे हो ना, तो वो आपको कभी नहीं भूलेगा।
आप उसके हुनर को धक्का देते वो कभी नहीं बोलेगा आपको, और वो करके भी दिखाएगा आपको, और फिर आपको भी अच्छा लगेगा कि मैंने इसको धक्का दिया था, मैंने इसको आगे बढ़ाया था, तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो दीजिए धक्का। ठीक है, घर से जब यूनिवर्सिटी है, 12th के बाद आप यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि चले गए? 12th के बाद नहीं गई, 12th के बाद तो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी अच्छा। रोहतक में जो है, उससे एफिलेटेड कॉलेज था फरीदाबाद में, वहां थी 3 साल। मैंने ग्रेजुएशन करी मेडिकल से, थिएटर करा ग्रेजुएशन के साथ साथ, और आर्चरी करी थिएटर। वहां पे आर्चरी किया, वहीं थिएटर किया। ठीक है, फिर वहां के बाद आप यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि। कैसा था एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा, मतलब मेरे लिए बहुत अच्छा था। लोग बोलते हैं वहां जाकर कि फंसा दिया, निकलने नहीं देते, बहुत स्ट्रिक्टनेस है, बहुत लोग परेशान करते हैं, कि टीचर्स परेशान करते हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, लड़की को यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं करना, लड़के लड़कियों को बात नहीं करनी। अच्छा है, मुझे लगता है कि जब रूल्स होते हैं ना तो व्यक्ति कुछ कर पाता है। रूल्स, डिसिप्लिन होना चाहिए, नियम जरूरी। हाँ, नियम बहुत जरूरी है, और नियम होते हैं ना तो उन नियमों से आप कुछ सीखते हो। क्यों नियमों को गलत तरीके से लेते हैं? मत लो ना उनको गलत तरीके से, उनको अच्छे तरीके से लीजिए। अरे वाह, 5 बजे उठ रहे हैं, अच्छा एक काम करिए, वो सब छोड़िए, 5 बजे उठ के रील बना लीजिए, 5 बजे उठाऊं आज मैं, फोटो खींच लीजिए और उसको इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दी, 5 बजे उठा, तो देखिए कितने सारे आपके पास डीएम्स आते हैं। अरे अच्छा 5 बजे उठी है, बहुत जल्दी उठ जाती है तू तो, फिर क्या करती है? योगा करती हूँ। तो कितना अच्छा है ना। मत अपने आप के लिए कर लीजिए, दिखावे के लिए कर लीजिए, उठिए 5 बजे, अच्छा लगेगा। रीजन तो दीजिए हाँ, करने का ना, हाँ, वो वाला जरूरी है। बिल्कुल। और शायद आप हॉस्टल में भी रहे? हॉस्टल में रही मैं। हॉस्टल का एक्सपीरियंस कैसा था? बड़ा अच्छा रहा। घर से बाहर एकदम दूर रह के वो कल्चर मुझे मित्र बहुत अच्छे मिले, मेरी मित्र यहाँ बैठी हुई है, मुझे मित्र बहुत अच्छे मिले वहाँ। मैम वही मिली आपको? हाँ हाँ, मुझे मित्र बहुत अच्छे मिले। एक हॉस्टल में जाने के बाद काफी दिन मैं परेशान रही, तो उसके बाद मुझे अच्छे मित्र मिल गए, फिर मैंने बहुत एंजॉय किया हॉस्टल लाइफ को। अपने तरीके से जिए। आपको रूल्स रेगुलेशंस मिलेंगे, डिसिप्लिन होगा, पर उनको कभी कभी तोड़ दीजिए, कभी कभी अपना शौक पूरा कीजिए, कभी कभी रूल्स रेगुलेशन का ध्यान मत रखिए, कभी कभी डांट खा लीजिए, पर उसके अलावा आप फिर जब आप एजुकेशन के अंदर हो, जब आप पढ़ रहे हो कुछ, जब आप विद्या ग्रहण कर रहे हो, तब डिसिप्लिन रखिए। यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि की बात कर रहे हैं, तो बात रामदेव जी की भी करेंगे। क्या विचार हैं आपके उनको लेके?